नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। मैं हूं मुकुल शर्मा। आज यहाँ कारोबार जगत की तमाम खबरों से आपको हम रूबरू कराएंगे और भी बताएंगे क्या है कारोबार जगत में आज खास। लेकिन सबसे पहले आइए जल्दी से नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। दोनों ने भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुए G20 के परिणामों और विकास पर चर्चा की। विश्व बैंक के अध्यक्ष ने कहा कि G20 के IEG द्वारा की गई सिफारिशों का अध्ययन करने के टास्क फोर्स की टीम स्थापना की गई है। एनपीएस के ग्राहकों को UPI QR कोड के जरिए सीधा अपना अंशदान जमा करने के PFRE ने मंजूरी दे दी है। PFRE के मुताबिक अंशदान की प्रक्रिया को सरल बनाना है इस कदम का मकसद। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतिम पेरोल डेटा के मुताबिक अक्टूबर महीने में 15.29 लाख सदस्य EPFO में शामिल हुए हैं। इसमें 18 से 25 वर्ष की आयु के वर्ग के करीब 7.72 लाख नए सदस्य EPFO से जुड़े। नए सदस्यों में से करीब 2.04 लाख नई महिला सदस्य हैं जो पहली बार EPFO में शामिल हुई हैं। और सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन आज गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार में आखिर में लाल निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुए G20 के परिणामों और विकास पर चर्चा की। दोनों की मुलाकात में भारत की तेजी से बढ़ रही आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर चर्चा हुई। विश्व बैंक के अध्यक्ष ने यह जानकारी दी कि G20 के IEG द्वारा की गई सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए एक टास्क फोर्स टीम की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ वर्षों में ध्यान केंद्रित करने के लिए 8 अधिक वैश्विक चुनौतियों की पहचान की गई है, क्योंकि वे कई देशों को प्रभावित करती हैं और उन पर भारत को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उनके इस सुझाव का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का समर्थन जताया है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत करने और भारत की विकास गाथा को गति देने की रणनीतियों पर विचार विमर्श किया गया। गौरतलब है कि सरकार ने 31 गैर आधिकारिक सदस्यों के नामांकन के साथ राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है, जिसमें अर्बन कंपनी से अभिराज सिंह भाल और स्टेप डील से कुणाल बहल सहित 31 गैर आधिकारिक सदस्यों को नामित किया गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT ने देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए जनवरी 2020 में इस परिषद का गठन किया था। परिषद के गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। वहीं EPFO ने बुधवार को पेरोल आंकड़े जारी कर बताया है कि उसने अक्टूबर में शुद्ध आधार पर 15.22 लाख सदस्य जोड़े। यह आंकड़ा सालाना आधार पर 18.22% अधिक है। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अक्टूबर 2023 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत करीब 7.72 लाख नए सदस्य आए हैं। यह आंकड़ा पिछले साल इसी महीने की तुलना में 6.07% अधिक है। अक्टूबर में नए शामिल सदस्यों में 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग वाले सदस्यों की हिस्सेदारी 58.60% है। इससे पता चलता है कि संगठित क्षेत्र के कार्यबल में शामिल होने वाले अधिकांश सदस्य पहली बार नौकरी करने वाले हैं। आंकड़ों से ये भी पता चला है कि EPFO की योजना से बाहर चले गए करीब 11.10 लाख सदस्य फिर से शामिल हो गए हैं। अक्टूबर महीने के दौरान जोड़े गए कुल 7.72 लाख नए सदस्यों में करीब 2.04 लाख महिला सदस्य भी हैं जो पहली बार EPFO में शामिल हुई हैं। आंकड़ों के मुताबिक EPFO से जुड़ने वाले सदस्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक और हरियाणा आगे हैं। और आइए बात करते हैं खासतौर से गिफ्ट निफ्टी की, जो यहाँ आज के कारोबार की अगर बात की जाए गिफ्ट निफ्टी की क्या स्थिति बनी हुई है ये आपको बता दें। आप देख सकते हैं 58.50 अंकों की जो बढ़त है वो फिलहाल यहाँ नज़र आ रही है और उसके बाद करीब 21,148 पर जो गिफ्ट निफ्टी है वो बना हुआ है।
वहीं सेंसेक्स ओपनिंग की अगर बात की जाए तो 400 अंकों की जो गिरावट है वो नजर आई। लाल निशान के साथ आप देख सकते हैं जो बाजार की स्थिति है वो बनी हुई है 70,105.66 अंकों के साथ। तो आपने देखा किस तरीके से आज लाल निशान जो है वो नजर आया। वहीं अगर बात की जाए निफ्टी 50 ओपनिंग की तो यहाँ भी 125.20 अंकों की जो गिरावट है वो हमें देखने को मिल रही है, जिसके बाद 21,024.95 अंक जो है निफ्टी 50 ओपनिंग की फिलहाल दर्ज की गई। और वहीं अब नज़र डालते हैं आज के टॉप गेनर्स पे। आप देख सकते हैं ONGC, रिलायंस, UPL, HDFC बैंक, अल्ट्रा सीमेंट किस तरीके से आज के 5 टॉप गेनर्स हैं, जहां पे हम देख सकते हैं हरे निशान के साथ जो कारोबार है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके बाद नज़र डालेंगे जो आज की टॉप लॉसर्स हैं, जहां पे लाल निशान जो है वो हमें नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे खासतौर से एक्सिस बैंक की बात की जाए, अपोलो हॉस्पिटल की हम बात करें, JSW स्टील की बात की जाए, सन फार्मा या सिप्ला, तो ये आज के टॉप लॉसर्स यहाँ हम देख पा रहे हैं कि लाल निशान के साथ यहाँ जो कारोबार है वो दर्ज किया गया है। और आइए अब आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। सबसे पहले बात यूएस मार्केट की अगर की जाए, डॉ जोन्स में आप देख सकते हैं 72.73 अंकों की तेजी के साथ हरा निशान नजर आ रहा है, जबकि S&P 500 और नेस्डेक में लाल निशान के साथ जो कारोबार है वो होता नज़र आ रहा है, यानी गिरावट जो है वो यहाँ नज़र आ रही है यूएस मार्केट की अगर खासतौर से बात की जाए। अब इसके बाद यूरोपियन मार्केट में क्या हाल है ये आपको बता दें। FTSE CAC की अगर बात की जाए तो हरा निशान नज़र आ रहा है, यानी एक मामूली बढ़त जो है वो बनी हुई है, लेकिन डेक्स की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 11 अंकों की करीब गिरावट फिलहाल नज़र आ रही है, यहाँ लाल निशान जो है वो नज़र आ रहा है। यूरोपियन के बाद अब रुक करेंगे एशियन मार्केट का भी, वहाँ क्या स्थिति बनी हुई है। निकाई की बात की जाए, हैंगसेंग की बात करें, कॉस्टली की बात करें तो यहाँ भी एक गिरावट का जो दौर है वो लगातार फिलहाल बना हुआ है। आप देख सकते हैं 519 अंकों की भी गिरावट है, निकाई में 158 की, हैंगसेंग में, कॉस्पी में भी 19 अंकों की जो गिरावट है वो फिलहाल दर्ज की गई है। तो जाने आपने किस तरीके से जो ग्लोबल मार्केट है उसमें फिलहाल स्थिति बनी हुई है। अब नज़र डालते हैं क्रूड पर भी, आप देख सकते हैं ये 0.52 की गिरावट जो है इसमें दर्ज की गई है। 73.70 बैरल जो है वो डॉलर प्रति बैरल यहाँ जो दर्ज किया गया है क्रूड का भाव। और इसी के साथ ही वक्त हो चला एक और यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए DD न्यूज़ पर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हम टुडे में। अब आइए बात करते हैं आज के फोकस की। सरकार लगातार कारोबार को सुगम बनाने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग योजनाओं को प्रोत्साहन दे रही है, तो वहीं मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल के जरिए भी घरेलू बाजार को वैश्विक बाजार से जोड़कर निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। विश्व में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था देश को विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ा रही है। इसमें न सिर्फ सरकार के आर्थिक सुधार के लिए गए कई फैसले शामिल हैं, तो वहीं सरकार की नीतियां भी काफी प्रभावशाली रहीं। इसी कड़ी में देश से निर्यात को बढ़ावा देना भी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन पहल के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे नई विदेश व्यापार नीति को लागू करना, शिपमेंट से पहले और बाद में रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समानीकरण योजना का विस्तार, निर्यात के लिए ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम और मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम, रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लीवीज एंड टैक्सेस स्कीम, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स स्कीम, निर्यात हब के रूप में जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान, विदेशों में सक्रियता के साथ भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश लक्ष्यों को बढ़ावा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के उपयोग को बढ़ाने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत निर्यातकों को सरकार की विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के दायरे में लाकर ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देना है। साथ ही घरेलू बाजारों के विकास को बढ़ावा देते हुए वैश्विक स्तर पर उनकी पहुंच सुनिश्चित की जा रही है।
जिसके लिए पीएम गति शक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, उत्पादक से जुड़ा प्रोत्साहन यानी पीएलआई, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी आदि का उपयोग किया जा रहा है, जिससे वोकल फॉर लोकल को ग्लोबल भी किया जा सके। इन सभी कदमों के परिणाम स्वरूप ही अर्थव्यवस्था में लगातार मजबूती आ रही है और जल्द ही विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर पहुंच सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने किस तरीके से निर्यात को प्रोत्साहित किया जा रहा है अलग अलग योजनाओं के जरिए, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अजय सहाय जी जुड़ चुके हैं, महानिदेशक हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन से। बहुत बहुत स्वागत आपका अजय जी हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जब निर्यात की बात की जाती है, हमने देखा था पहले हम आयात करते थे, लेकिन अब आत्मनिर्भरता आई है भारत में और उसके बाद स्थिति ये है कि निर्यात लगातार बढ़ रहा है। हाँ, अगर आप देखिए कि पिछले अगर हम 3 सालों की बात करें तो हम लगातार निर्यात में वृद्धि कर रहे हैं। पहले हम 10 साल तक हमारा जो टोटल निर्यात था, जो मर्चेंडाइज का, वो $300 बिलियन था। अभी हमने देखा है कि हमने एक साल में उसको $300 बिलियन से $422 बिलियन पे ले गए हैं और फिर नेक्स्ट ईयर उसको $447 बिलियन पे ले गए हैं। इस साल डिस्पाइट ग्लोबल सिचुएशन बहुत खराब होने के बाद भी हम ऑलमोस्ट उसी स्तर पे रहेंगे। सर्विसेज का निर्यात भी बहुत बढ़ा हुआ है और सर्विसेज का निर्यात की काफी तेजी 30% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। इस साल भी हम उम्मीद है कि सर्विसेज का निर्यात भी करीब $325 बिलियन से बढ़ के 380 से $400 बिलियन होगा। आपने सही कहा, एक जिस तरह का इकोसिस्टम एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया है, उससे हमें आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट काफी बढ़ते जा रहे हैं और ये लग रहा है इस तरह की पीएलआई स्कीम का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, जो अभी हमें सिर्फ मोबाइल सेक्टर में दिख रहा है, वो बहुत से सेक्टर्स में हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएगा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ाएगा और जिस तरह का एफटीए स्ट्रेटजी की गई है, हमें बेटर मार्केट भी मिल रहे हैं। दूसरी चीज है, चाइना +1 का डेफिनेटली इंडिया को एडवांटेज है। ग्लोबल कंपनी इंडिया से देख रही ट्रेड के लिए भी, इन्वेस्टमेंट में, तो एक ओवरऑल इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है जिससे आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट का इंडियन इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। जी बिल्कुल अजय जी, जैसा आपने कहा कि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो एक्सपोर्ट्स की, निर्यात की जो है वो नज़र आएगी अर्थव्यवस्था में। लेकिन इसमें जो हमारी नई विदेश व्यापार नीति की अगर बात की जाए, एफटीपी की अगर खासतौर से बात की जाए, वो कितनी अहम और प्रभावशाली रही है? देखिए, नई निर्यात नीति बहुत प्रभावशाली रही है क्योंकि इसने एक तो स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी लाई है। इसने बोला है कि अब पॉलिसी 2 साल, 3 साल, 5 साल की नहीं रहेगी, एक तरह से परमानेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया गया है। ऑफ कोर्स ट्रेड डायनामिक्स को देखते हुए अगर इसमें कोई चेंज की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी, तो एक तरह की स्टेबिलिटी पॉलिसी से प्रोवाइड की गई है। पॉलिसी में एक्सपोर्ट्स को, जो रीजर्व रेटिंग का गवर्नमेंट का जो फिलॉसफी थी, उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है और गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उनमें कोई एलिमेंट ऑफ टैक्सेस और ड्यूटी ना रहे। तीसरी चीज, बहुत बड़ा अच्छा कदम जो लिखाया गया, हम पहले जो था कि एक्सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बाद में स्टेट को हुई, अब हम डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गए हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट एज एन एक्सपोर्ट हब स्कीम है, वहां हम जो डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई साइड चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं। बहुत से डिस्ट्रिक्ट ने डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी फॉर्म कर ली है। डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी 500 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरह से अगर डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट में आगे आएंगे तो कंट्री का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। और जैसा आपने बताया कि ई कॉमर्स को हम अब इस समय एक्सप्लॉइट करने की सिचुएशन में है। एक्सपोर्ट एक ई कॉमर्स हब बनाने की बात हो रही है, जैसे कि जहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो ई कॉमर्स से रिलेटेड हैं, चाहे वो बैंक्स हो, फिनटेक कंपनी हो, लॉजिस्टिक्स कंपनी, कुरियर कंपनीज हो, टैक्स अथॉरिटीज हो, सब एक जगह अवेलेबल रहेंगे। तो ई कॉमर्स का इंडिया के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इससे हमारे जो भी फार्मर्स हैं या आर्टिजन्स हैं, उनको भी डायरेक्ट एक्सपोर्ट में उनकी भागीदारी हो सकती है। और हमें लगता है कॉमर्स में हमें करीब 10x का मल्टीप्लायर नेक्स्ट 4 से 5 सालों में जरूर दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल अजय जी, और जिस तरीके से आपने कहा कि हमने ना सिर्फ ज़िलों तक में अब पहचान की है, ओडीओपी की भी अगर खास तौर से यहाँ बात की जाए तो कोशिश यही की जा रही है कि हर एक ज़िले से जो बेहतर उत्पाद है उसको ना सिर्फ हम घरेलू बाजार में लाएं, बल्कि उसकी पहुँच को वैश्विक बाजार तक पहुँचाया जा सके। हम अभी तक बात करते थे वोकल फॉर लोकल, लेकिन अब इसको हम ग्लोबल बना रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक तो हमारे इंडियन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं
उनके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों हैं। जी। उनको ग्लोबल शोकेसिंग की जरूरत है, क्योंकि हमारे जो स्मॉल एक्सपोर्टर्स हैं वो बहुत छोटे हैं। शायद वो कन्वेंशनल मोड ऑफ एक्सपोर्ट्स में जाने में उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जी। ई कॉमर्स एक बहुत अच्छा उनको प्लेटफॉर्म मिला गया है, जिससे उनके प्रोडक्ट जो हैं वो ग्लोबली विजिबल होंगे। और जी। एक बार प्रोडक्ट आपके ग्लोबली विजिबल हो जाते हैं तो आपको ई कॉमर्स रिटेल से कन्वेंशनल एक्सपोर्ट में जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम लोगों ने बड़ी बड़ी कई जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म के साथ एमओयू किया गया है, और हम लोगों ने जी। देखा है कि हमारे बहुत से ऐसे एक्सपोर्टर्स हैं जो ई कॉमर्स से शुरुआत की और आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशनल एक्सपोर्टर वो बन गए हैं। जी बिल्कुल। और इससे पहले जैसा आपने बताया था, क्योंकि हमने भी देखा अमेज़न के साथ भी करार किया गया था, लेकिन ऐसे में जो खासतौर से घरेलू स्तर पर निर्यातक हैं उनको किस तरीके की मदद मिल रही है? देखिए, एक तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स आए हुए हैं उनका भी एक ग्लोबल उनकी सोर्सिंग एक स्ट्रेटजी है, जिसमें ओवरऑल वो उनको इंडिया से सोर्सिंग ज्यादा करना है। वो चाइना डाइवर्ट कर रहे हैं। आप देखिए, अमेज़न जो पहले यूएस में सप्लाई करता था 80% प्रोडक्ट चाइना के थे, अब वो धीरे धीरे गिर के करीब 55% हो गए हैं। जी। इंडिया एक बहुत अच्छा वैकल्प के रूप में आया हुआ है, क्योंकि हमारे पास बहुत से रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं। तो जिस तरह का, जैसे अभी डीजीएफटी ने एमओयू किया है अमेज़न के साथ, हम लोग सब जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं सबका अपना एग्रीमेंट हुआ है, बहुत से स्टेट गवर्नमेंट ने भी एग्रीमेंट किया है। तो एक ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि इन जो कंपनीज हैं उनको भी ओवरऑल मार्केटिंग के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए, और अगर हम इस तरह प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके बनाने वालों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हम उनको ग्लोबल मार्केट से सीधे जोड़ सकते हैं। जी बिल्कुल। और शायद यही वजह है अजय जी कि जो निवेश है वो लगातार बढ़ रहा है। हमने देखा है जो अलग अलग एमएनसीज हैं, अलग अलग देशों से वो अपना निवेश कर रही हैं भारत में, क्योंकि अब चाहे अमेरिका की ही बात की जाए तो पिछले दिनों भी हमने देखा था कि जो चीन से वो जिस तरीके से आयात करता था, अब कहीं ना कहीं भारत से वो किया जाने लगा, यानी भारत का निर्यात सीधे तौर पर बढ़ा है। नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, आज की डेट में सबसे बड़ी बात है कि जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंडिया की है वो इंटैक्ट है। अभी आईएमएफ ने की रिपोर्ट निकाली जिसमें बोला कि इंडिया बड़ी इकोनॉमी में अकेला इकोनॉमी रहेगी जो अगले 5 साल तक 6% प्लस जीडीपी ग्रोथ दर्ज करेगा। तो एक तरह से ये। दूसरी चीज, ग्लोबल कंपनीज देख रही हैं कि इंडिया में जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जिस तरह का डिजिटाइजेशन हुआ है, जिस तरह का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है, तो वो इंडिया के बहुत ज्यादा आकर्षित हैं। वो इंडिया में आ रहे हैं ना खाली इंडियन मार्केट के लिए, अब वो इंडिया में आ रहे हैं कि वहां पे इंडिया को एज ए ग्लोबल हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बनाए, जिससे वो हर कंट्री के लिए एक्सपोर्ट कर सके। अभी आपने देखा है एप्पल और कंपनीज जो है वो इंडिया में आ रही हैं। मेरे को लगता है अगले 3 साल में बहुत सी ग्लोबल कंपनीज इंडिया में आएंगी, बिकॉज हमारा जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है और जिस तरह का इंडिया का ओवरऑल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ग्लोबल पॉलिटी में भी बढ़ रही है, उसको देखते हुए इंडिया में इस तरह का इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से आएगा। जी बिल्कुल। और अजय जी, जो बाहरी जो दूसरे देश हैं, क्या प्रमुख वजह उसमें है? क्योंकि शायद उतने ही कम कीमत पे जो सामान है वो कहीं दूसरी जगह से उपलब्ध नहीं हो पाता, गुणवत्ता भी अच्छी मिलती है, दाम भी बेहतर मिलता है, और यही एक हम कह सकते हैं कि यूएसपी जो है वो आने वाले दिनों में बनेगा। देखिए, एक इंडिया का हमेशा का ये रहा है कि हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास पोटेंशियल है। ये चीज आउट नहीं की गई है। एक इकोसिस्टम एक्सपोर्ट्स को देने के लिए रिक्वायरमेंट थी, और इस गवर्नमेंट ने उस तरह का वो इकोसिस्टम दिया है जिससे ज्यादा से लोग एक्सपोर्ट पे जुड़ रहे हैं। एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ गई है, बिकॉज एक्सपोर्ट्स को जो भी सपोर्ट गवर्नमेंट दे सकती थी वो लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है कि हम किसी तरह की क्रचेस एक्सपोर्ट्स को नहीं देंगे, कि किसी तरह की सब्सिडी दें, हम जीरो रेटिंग के लिए जरूर बढ़ेंगे। और एग्रेसिव मार्केटिंग के लिए भी गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। एफटीए से भी एडिशनल मार्केट ओपन हो रहे हैं। अभी भी हम जैसे यूके, ईयू, जीसीसी, ओमान, इन कंट्रीज के साथ इंगेज हुए हैं। तो हमें लगता है कि इंडिया के इन्वेस्टमेंट और ट्रेड दोनों के लिए एफटीए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो कंपनी इंडिया में आ रही है इन्वेस्टमेंट के लिए वो ना खाली इंडियन मार्केट देख रही है, बट वो इंडिया से एक्सपोर्ट की प्रचुर संभावनाएं भी देख रही हैं। बिल्कुल अजय जी, क्योंकि अब से पहले हम बात करते थे कि जो हमारा खास तौर से इंडिया यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसके बाद हमें लाभ मिलेगा, लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि जिस तरह का एक इकोसिस्टम तैयार हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं भारत केंद्र में नजर आता है। देखिए, जिस तरह का इकोसिस्टम है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिस तरह की लॉजिस्टिक्स चेंजेस लाए हैं, उससे आपकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है।
इंडियन एक्सपोर्ट की एक बहुत बड़ा चैलेंज जो अभी तक नजर होकर आ रहा था कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग ही कॉम्पिटिटिव नहीं थी। अब हम देखें जैसे मैन्युफैक्चरिंग का शेयर भी जीडीपी में रफली 19% हो रहा है, जी। तो ये शो कर रहा है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव हो रही है। और मेरे को लगता है जिस तरह का इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट पीएलआई में आएगा, और पीएलआई की जो कंपनीज हैं वो एसएमईज को एंसिलरी के रूप में डेवलप करेंगी, क्योंकि उनको भी लोकल कंटेंट मीट करना है। तो जो हमारे एमएसएमईज हैं उनको भी एक जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी की जरूरत है या उनको जो ग्लोबल एक्सपोजर की जरूरत है वो इस स्कीम के थ्रू इनडायरेक्टली मिलेगी। एक बहुत ज्यादा पीएलआई स्कीम में लोग ये कहते हैं कि इसमें एसएमईज का कोई रोल नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि एसएमईज का इसमें बहुत इनडायरेक्ट रोल है। आप अगर देखिए जिस तरह से सुजुकी कंपनी इंडिया में आई थी, हमारी जो ऑटो कंपोनेंट एंसिलरी डेवलप हुई है एमएसएमई में, उसी कंपनी के कारण हुई है। तो अब मेरे को लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फार्मास्यूटिकल्स हो और अदर सेक्टर्स हो, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, हमारे एमएसएमईज एंसिलरीज के रूप में उभर के जरूर आएंगे। बिल्कुल अजय जी, क्योंकि पहले जब भी बात होती थी तो ये लगता था कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्हीं के उत्पाद जो हैं वो बाहर जा सकते हैं, उन्हीं का निर्यात हो सकता है। लेकिन जब से एमएसएमई को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार की नीतियां इस तरह की हैं, तो हम देखते हैं कि एक ज़िले में जो अलग, चाहे फिर बेकरी का उत्पाद है या दूसरा वो कृषि से जुड़ा कोई उत्पाद है, उसके लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है कि वो अगर वैश्विक बाजार में जाना चाहता है तो वहाँ भी सुगमता के साथ जा सकता है। बिल्कुल, अगर आप देखिए एमएसएमई की जो डेफिनेशन जिस तरह की चेंज की गई है उसमें दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। एक तो आपने इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड टेक्नोलॉजी है, उसकी जो लिमिट है बढ़ा दी गई है, मीडियम कंपनीज के लिए 50 करोड़ तक कर गई है। तो अब उनके लिए एनफ स्कोप है कि वो बेस्ट टेक्नोलॉजी ले आएं और टेक्नोलॉजी से अपना प्रोडक्शन एक्सपैंड करें। सेकेंडली उन्होंने बोला है कि जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है वो टोटल टर्नओवर का पार्ट नहीं होगा। तो इससे इंटरनेशनलाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा एक बल मिलता है, क्योंकि बहुत से एमएसएमई एक्सपोर्ट पहले नहीं करना चाहते थे कि कहीं वो एमएसएमई की जो लिमिट है उसको वो क्रॉस ना कर जाएं। लेकिन ये प्रावधान आया है तो एमएसएमई काफी जोर शोर से एक्सपोर्ट मार्केट की ओर देख रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान है वो कहीं ना कहीं जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, क्योंकि उसका लगातार निर्माण किया जा रहा है। पीएम गति शक्ति के तहत भी हमने देखा किस तरीके का जो लिंकअप है वो हमें नज़र आता है। और फिर जब हम लॉजिस्टिक पॉलिसी की बात करते हैं तो कोशिश शुरुआत से ही ये की गई कि चरणबद्ध तरीके से एक पायदान के बाद दूसरा पायदान जो है उसके अवसर जो है वो लोगों को दिए जा सकें, निर्यातकों को दिए जा सकें। अजय जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जैसे पीएम गति शक्ति या जो हमारा इकोसिस्टम है, अब हम होलिस्टिक व्यू से इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहे हैं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइलोज में काम नहीं कर रहे हैं। एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाई गई है इंफ्रास्ट्रक्चर में और हर डिपार्टमेंट को बोला गया है कि आप इसमें चिप इन कीजिए अपने रोल से। तो हम इसके कारण हमारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, एक तो उनका बहुत टाइमली एग्जीक्यूशन हो रहा है और दूसरी होलिस्टिक अप्रोच होने से एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी आप देखिए पिछले 6 साल में 2017 से 23 के बीच में करीब 70 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में आया है। अगले 5 साल में हम 143 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है तो आई थिंक इसका ओवरऑल बेनिफिट मैन्युफैक्चरिंग को और एक्सपोर्ट दोनों को बहुत ज्यादा मिलेगा। जी बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर इसी का ही लाभ जो है वो अर्थव्यवस्था को भी मिलता नजर आएगा। फिलहाल 5वें पायदान पर है, लेकिन जल्द ही 3रे स्थान पर भी हम काबिज हो सकेंगे। अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। थैंक यू। तो यहाँ हम बात कर रहे थे किस तरीके से देखिए जो एक्सपोर्ट है, जो निर्यात है, उसको लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और उसका लाभ किस तरीके से मिल रहा है हर एक क्षेत्र में। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं कारोबार जगत की कुछ और खबरों पर फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि DPIIT स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के मुताबिक स्पेस स्टार्टअप की संख्या 2014 में केवल 1 थी, जो बढ़कर 2023 में 189 हो गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप में निवेश 2023 में बढ़कर $124.7 मिलियन हो गया है। केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह बात कही।
PFRDA ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के ग्राहकों को UPI QR कोड के जरिए सीधे अपना अंशदान जमा करने की इजाजत दे दी है। PFRDA ने एक बयान में कहा है कि इस कदम का मकसद अंशदान की प्रक्रिया को सरल बनाना है ताकि इसे NPS प्रतिभागियों के लिए अधिक आसान और बेहतर बनाया जा सके। पारादीप पोर्ट ने सबसे कम समय में 100 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग हासिल की। इसने लगातार 7वें वर्ष 100 MMT का आंकड़ा पार किया और चालू वित्त वर्ष में 18 दिसंबर को 100.28 MMT का कार्गो थ्रूपुट हासिल किया है। वित्त वर्ष 2022-23 में 100 मिलियन मीट्रिक टन का प्रतिष्ठित आंकड़ा 9 जनवरी 2023 को हासिल किया गया था। इस प्रकार पिछले वित्तीय वर्ष में 284 दिनों के मुकाबले चालू वित्त वर्ष में 22 दिन पहले यानी 262 दिनों में रिकॉर्ड हासिल किया गया है। मुंबई के कारोबारी दंपति हरिहर महापात्र और उनकी पत्नी प्रीति ने विमानन कंपनी स्पाइसजेट में 1100 करोड़ रुपए के बड़े निवेश की घोषणा की है। स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी में स्पाइसजेट ने कहा है कि इस निवेश के साथ दंपति ने स्पाइसजेट में 19% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। इसके बाद कंपनी के प्रमोटर की हिस्सेदारी 40% से भी कम हो गई है। सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन ने एयरबस से A350-900 विमान खरीदने के लिए टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया को $12 करोड़ का कर्ज दिया है। यह लेनदेन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में एयर इंडिया के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी AI फ्लीट सर्विसेज लिमिटेड की सहायता से किया गया है। SMBC ने बयान में कहा है कि यह एयर इंडिया के इस साल की शुरुआत में दिए गए 470 विमानों के ऑर्डर का हिस्सा है। भारत वर्ष 2024 की पहली तिमाही में पहली बार अपने अपतटीय खनिज की नीलामी शुरू करेगा। इससे संसाधन के आधार को विविधीकृत और हरित ऊर्जा खनिजों को हासिल करने में मदद मिलेगी। यह जानकारी केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपोजिटरी के पोर्टल के उद्घाटन समारोह के दौरान दी। सरकार की योजना 15 में से 10 अपतटीय ब्लॉकों में खनन के लिए मार्च में नीलामी शुरू करने की है। इस सिलसिले में खनन मंत्रालय अपतटीय खनन के लिए कानून और नियमन तैयार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो जाना आपने कारोबार जगत में क्या कुछ खास रहा है, इसके साथ साथ कैसे निर्यात के जरिए देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होती जा रही है और देश विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो रहा है। फिलहाल आज के लिए कॉलम टुडे में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। ऐतिहासिक उपलब्धि